अरबों डॉलर का डिफेंस बजट और आसमान में तैरते अत्याधुनिक सैटेलाइट्स। और लेजर गाइडेड मिसाइलें भी। हाँ बिल्कुल, लेजर गाइडेड मिसाइलें, और दूसरी तरफ मतलब सस्ते ड्रोन्स और छिपकर वार करने वाले छोटे गुट, राइट। जो इन महाशक्तियों को लिटरली घुटनों पर ला रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि आखिर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं आज इतनी बेबस क्यों हैं? ये बहुत ही गहरा और अहम सवाल है आज के टाइम में। एकदम, और इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इफ यू एंजॉय सच डीप एक्सप्लेनेशंस, चेक आउट माय यूट्यूब चैनल IISN फॉर कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड स्मार्ट लर्निंग। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्स को डिकोड कर रहे हैं, जिसका नाम है द ह्यूब्रिस ऑफ हेजेमनी रीशेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर। और ये क्लियर कर दूं कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी पॉलिटिकल साइड को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम बस उस जियोपॉलिटिकल बिसात को, या कह लें उस चेस बोर्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अमेरिका, इजराइल, ईरान और पाकिस्तान के बीच बिछी हुई है। एग्जैक्टली। और ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर बस इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर को समझना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया के एक कोने में लिया गया कोई भी डिसीजन दूसरे कोने में महंगाई और हमारी इकोनॉमी को कैसे हिला सकता है, ये समझना आज बहुत जरूरी है। सही बात है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना, जमीन पर जो वॉर हो रहा है उससे पहले हमें उस माइंडसेट को समझना होगा जो इन फैसलों के पीछे है। मतलब नेताओं की मानसिकता। हाँ, क्योंकि आज की जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है वो सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि लीडर्स के ओवर कॉन्फिडेंस से भी आ रही है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यप्रणाली को बहुत क्लोजली देखना होगा। चलिए फिर इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। मैंने सोर्स मटेरियल में एक वर्ड बार बार देखा है, ह्यूब्रिस। हाँ, ह्यूब्रिस। तो जब हम इस अति आत्मविश्वास या ह्यूब्रिस की बात करते हैं तो मतलब क्या ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल बयानबाजी है या इसके पीछे कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है? देखिए, चैम्बर्स डिक्शनरी ना ह्यूब्रिस को एक ऐसे अंधे अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में डिफाइन करती है जो अंततः विनाश का कारण बनता है। बाप रे, विनाश का कारण? हाँ, और ये वर्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की वर्किंग स्टाइल को बहुत ही सटीक ढंग से समझाता है। वो कैसे? मतलब वो अपने पहले कार्यकाल के जो अधूरे काम थे ना, उन्हें पूरा करने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हैं कि वो ग्राउंड रियलिटी को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो जमीनी हकीकत है उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल। आप वेनेजुएला से लेकर वेस्ट एशिया तक देखिए, ऐसा लगता है जैसे वो बिना किसी ठोस नतीजे के बस अपने मनमाने ढंग से जीत की घोषणाएं कर रहे हैं। अरे! और इस सोर्स में इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, एलिस इन वंडरलैंड सिनेरियो। एलिस इन वंडरलैंड मतलब जहां हकीकत कुछ और ही है लेकिन जीत का दावा पहले ही कर दिया गया। एग्जैक्टली। ये बात मुझे ना थोड़ी अजीब लगती है। मतलब अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे कोई क्रिकेट टीम मैच के बीच में ही जब पिच पर हालात बहुत खराब हों अचानक से स्टंप्स उखाड़कर खुद को विनर डिक्लेयर कर दे। है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये, है ना? लेकिन यहाँ एक पेंच भी है। मतलब ये सिर्फ स्टंप्स उखाड़ने जैसा नहीं है। ये ऐसा है जैसे आपने जीत की घोषणा कर दी, दर्शक घर चले गए, लेकिन ऑपोजिट टीम अभी भी मैदान में छुपकर आपके खिलाड़ियों पर गेंदें फेंक रही है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो जीत का ये इल्यूजन या भ्रम तो आपकी खुद की सिक्योरिटी को और भी वीक कर देता है ना? बहुत ही शानदार पॉइंट है, और यही ह्यूब्रिस का सबसे बड़ा डेंजर है। जब आप रियलिटी को इग्नोर करके एक फॉल्स रीडिंग ऑफ विक्ट्री यानी जीत का गलत आकलन करते हैं तो आप एक बहुत भयंकर भूल कर रहे होते हैं। राइट। अब देखिए, ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान लगभग खत्म हो चुका है। अच्छा। उनकी थिंकिंग ये थी कि वीकेंड पर अटैक हो और मंडे मॉर्निंग तक सब कुछ उनके फेवर में सेटल हो जाए, जैसे कोई कॉर्पोरेट मीटिंग हो। हाँ, लेकिन वॉर जोन कोई कॉर्पोरेट बोर्ड रूम तो है नहीं। ऑब्वियसली। आज वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है उसे नो विन फ्रेजाइल पीस कहा जा रहा है। नो विन फ्रेजाइल पीस मतलब एक ऐसी नाजुक शांति जिसमें जीत किसी की भी नहीं हुई है, बस कुछ समय के लिए बंदूकें शांत हैं। तो अगर हम नेताओं के इन बयानों से हटकर युद्ध के मैदान की जो असली जमीनी हकीकत है उस पर फोकस करें तो हालात बिल्कुल उल्टे नजर आते हैं। बिल्कुल। खासतौर पर इजराइल और ईरान के केस में। मेरा एक सवाल है, अगर अमेरिका का पूरा फुल सपोर्ट इजराइल के पास है तो वो ईरान को पूरी तरह हरा क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका मेन रीजन है असिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी असीमित युद्ध के बदलते हुए रूल्स। अच्छा। देखिए, दशकों से ना हमने यही माना है कि जिसके पास बड़ा डिफेंस बजट है जीत उसी की होगी। सही बात है, हम सब यही सोचते हैं। अब इजराइल का मेन टारगेट क्या था? ईरान की वॉर मशीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना। लेकिन अमेरिका जैसी सुपर पावर का साथ मिलने के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाए। मतलब ईरान अभी भी टिका हुआ है? हाँ, ईरान जख्मी जरूर हुआ है लेकिन वो अभी भी सीना ताने खड़ा है
और सबसे बड़ी बात, उसकी जो प्रॉक्सी मिलिशिया का नेटवर्क है ना, हाँ, प्रॉक्सी मिलिशिया, वो आज भी पूरी तरह से फंक्शनल है। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो असिमेट्रिक वॉरफेयर है, ये ग्राउंड पर असल में काम कैसे करता है? मैं समझाती हूँ। मतलब एक तरफ इजराइल के पास करोड़ों डॉलर का उनका वो फेमस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, और दूसरी तरफ ये छोटे मिलिशिया गुट हैं। तो ये बराबरी हो कैसे रही है? यही तो आज के मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा और खतरनाक लेसन है। कैसे? अब मान लीजिए कि एक सुपर पावर के पास कई $1 मिलियन का एक बहुत ही एडवांस टैंक या डिफेंस मिसाइल है, $1 मिलियन का, राइट। लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने या बस बिजी रखने के लिए सामने वाली मिलिशिया क्या कर रही है? क्या कर रही है? वो सिर्फ $500 का एक बहुत ही बेसिक सा कमर्शियल ड्रोन यूज कर रही है। वो लिटरली सिर्फ $500 का ड्रोन? हाँ, अब सोचिए, जब ऐसे हजारों सस्ते ड्रोन एक साथ स्वॉर्म अटैक करते हैं, बाप रे, तो करोड़ों डॉलर के उस डिफेंस सिस्टम के लिए उन सबको रोकना फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब आपका खर्चा इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप खुद ही हार मान लें। एग्जैक्टली। छोटी सेनाएं अब आमने सामने की ट्रेडिशनल जंग नहीं लड़ती। वो गुरिल्ला टैक्टिक्स और लो कॉस्ट वेपन्स यूज करती हैं, जहां उनका खर्चा तो ना के बराबर है, लेकिन सुपर पावर्स का डैमेज बहुत बड़ा होता है। वाह, ये तो पूरी गेम ही बदल गई है। तो क्या ये कहना सही होगा कि इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी और अमेरिका के सपोर्ट का जो ओवर एस्टिमेशन कर लिया था, वो उनकी एक बहुत ही महंगी गलती साबित हुई? 100%। और इसी मिस्टेक की वजह से आज इजराइल को एक बहुत बड़े क्रेडिबिलिटी गैप का सामना करना पड़ रहा है। क्रेडिबिलिटी गैप यानी उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं? हाँ, पूरे मिडल ईस्ट में अब एक गहरा डाउट पैदा हो गया है कि क्या इजराइल के पास सच में वो इनविंसिबल या अजेय ताकत है जिसका वो हमेशा क्लेम करता था। जो एक इमेज बनी हुई थी उनकी। राइट। जो देश इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से एक अनडिस्प्यूटेड विनर के रूप में निकलना चाहता था, वो आज किसी तरह बस शांति बनाए रखने की मजबूरी में फंसा है। पॉइंट है। और इसके साथ ही अमेरिका की वो स्ट्रॉन्ग इमेज भी टूटी है जिसमें उसे कई अरब देशों का नेट सिक्योरिटी गारंटर माना जाता था। ये विश्वसनीयता का संकट वाकई जियोपॉलिटिक्स के इक्वेशंस को बहुत तेजी से बदल रहा है। और ऑल्सो ऑन आईजीन एंड आई रेगुलरली शेयर डिटेल्ड वीडियोस, हैंड रिटन नोट्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट मेक लर्निंग मच ईजियर, जहां हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल और स्ट्रैटेजिक टॉपिक्स को सिंपल भाषा में डिकोड करते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Sure. एक सवाल जहन में आता है कि अगर इजराइल ईरान को जमीन पर पूरी तरह से हरा नहीं पा रहा है, तो ईरान अब पलटवार कैसे कर रहा है? बहुत ही क्रिटिकल सवाल है ये, क्योंकि वो भी तो डायरेक्ट वॉर में अमेरिका से नहीं टकरा सकता ना। एकदम सही। देखिए, जब बैटल ग्राउंड में मिलिट्री विक्ट्री नहीं मिलती है ना, तो लड़ाई सीधे डिप्लोमेसी और ग्लोबल इकोनॉमी की नसें दबाने पर आ जाती है। इकोनॉमी की नसें दबाना मतलब? देखिए, अप्रैल की शुरुआत में इस्लामाबाद में जो मध्यस्थता या मीडिएशन की कोशिशें हुई, वो पहले तो पूरी तरह फेल हो गई। अच्छा, इस्लामाबाद में? हाँ, और ऐसा लग रहा था कि वायलेंस का एक नया और खतरनाक फेज शुरू होगा। अमेरिका की तरफ से धमकियां भी आने लगी थी। लेकिन फिर ट्रंप ने अपने उस अग्रेसिव नेचर के बिल्कुल उलट एक कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर उन्होंने सीज फायर को इंडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, अनिश्चित काल के लिए। हाँ, और इसी के साथ इस पूरे टेंशन का जो एपिसेंटर था ना, वो इजराइल की जमीन से शिफ्ट होकर समंदर की ओर मुड़ गया। समंदर की ओर? खास तौर पे हॉर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब वो जो ईरान के पास समंदर का एक बहुत ही संकरा सा रास्ता है। एग्जैक्टली। तो क्या ईरान अब इसे एक इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज कर रहा है? बिल्कुल। ईरान अब वहाँ एक स्पॉइलर के रूप में काम कर रहा है। स्पॉइलर मतलब वो गेम खराब कर रहा है? हाँ, वो उस संकरे रास्ते से गुजरने वाले जो कमर्शियल शिप्स है ना, उन पर कब्जा कर रहा है। अरे बाप रे। और यहाँ सोर्स में एक बहुत ही अमेजिंग हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया गया है। क्या रेफरेंस है? 1507 में एक पुर्तगाली एडमिरल ने ठीक इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया था। 1507 में? ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, और उसने इसे एक चोक पॉइंट बना दिया था। मतलब वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर उसने भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ओह, एक तरह का टोल नाका बना दिया समंदर में। बिल्कुल। और आज सदियों बाद ट्रंप भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो वहाँ एक नेवल ब्लॉकेड या नौसैनिक नाकाबंदी लगाकर ईरान की इकोनॉमी का गला घोंटना चाहते हैं। ये हिस्टोरिकल पैरेलल तो वाकई माइंड ब्लोइंग है। 1507 और आज का मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या आज की इस हाईटेक दुनिया में ऐसी नाकाबंदी पॉसिबल भी है? यही तो कैच है। क्योंकि आज ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है
तो इसका सीधा असर तो क्रूड ऑयल की सप्लाई पर पड़ेगा ना। 100%। दुनिया भर में पेट्रोल महंगा होगा, इन्फ्लेशन आसमान छूने लगेगा, तो क्या अमेरिका खुद इसके इकोनॉमिक डैमेज से बच पाएगा? देखिए, यही इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी वीकनेस है। कंट्रोल का जो बेसिक रूल है वो आज भी 1507 वाला ही है। दुनिया भर में तेल की सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी समंदर के इन्हीं चोक पॉइंट से गुजरता है। राइट। तो जो इन रास्तों को कंट्रोल करता है वो सीधे तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज को पकड़ लेता है। मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी मुट्ठी में। हाँ, लेकिन ट्रंप भले ही इसे ईरान पर प्रेशर बनाने की एक स्मार्ट चाल मान रहे हों, ये एक दोधारी तलवार है। वो कैसे? नाकाबंदी से सिर्फ ईरान का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया की सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगी। ओहो। और क्योंकि ट्रंप के डिसीजंस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए कोई नहीं जानता कि ये जो सीज फायर है और ये चोक पॉइंट की पॉलिटिक्स है, ये कब तक टिक पाएगी। वाकई ये तो बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है। अच्छा, अब इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे में एक और चीज हुई है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, वो पाकिस्तान वाला एंगल। एग्जैक्टली। डिप्लोमेसी के स्टेज पर एक नए प्लेयर की एंट्री हुई है, एक पीस मेकर के रोल में, और वो है पाकिस्तान। मेरा मतलब ये कैसे हो गया? जो देश खुद अपनी इकोनॉमी को लेकर इतना स्ट्रगल कर रहा है, वो अचानक से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के लिए एक मीडिएटर कैसे बन गया? इसे ना हम कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। मास्टर स्ट्रोक? हाँ, ट्रंप ने खुद पाकिस्तान को इस क्राइसिस में एक इंडिस्पेंसिबल ब्रोकर यानी एक ऐसा मध्यस्थ करार दिया है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ट्रंप की तरफ से। बिल्कुल। और इसके पीछे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल असीम मुनीर, और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बन रहे नए और स्पेशल रिलेशंस का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मतलब पर्सनल इक्वेशंस काम आ रही हैं यहाँ। हाँ, पाकिस्तान ने बहुत ही चालाकी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है और खुद को पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के नेट सिक्योरिटी गारंटर के रूप में प्रोजेक्ट किया है। नेट सिक्योरिटी गारंटर मतलब एक ऐसा देश जो कह रहा है कि मैं पूरे रीजन की सिक्योरिटी की गारंटी लेता हूँ। राइट। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अमेरिका ने ये मध्यस्थता किसी और स्टेबल देश से क्यों नहीं करवाई? मतलब सऊदी अरब है या कोई और यूरोपियन देश, पाकिस्तानी क्यों? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट वीकनेस या स्ट्रेंथ नहीं होती, बस परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। ये तो सुना है मैंने। अब पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि उसकी बॉर्डर ईरान से टच होती है। राइट। और उनके पास अमेरिका और ईरान दोनों से बात करने के वो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं जो शायद वेस्टर्न कंट्रीज के पास सीधे तौर पर नहीं है। अच्छा, इसलिए वो क्रिटिकल है। हाँ, हर क्राइसिस किसी न किसी कमजोर देश के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है और पाकिस्तान ने बस इसी का फायदा उठाकर खुद को इस पीस प्रोसेस के सेंटर में खड़ा कर दिया है। तो अगर पाकिस्तान मीडिएटर बनकर इतना बड़ा डिप्लोमेटिक रुतबा हासिल कर रहा है, तो भारत के पर्सपेक्टिव से ये सिचुएशन कैसी है? क्योंकि भारत के लिए तो ये काफी टेंशन वाली बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, डिप्लोमेटिक नजरिए से ये भारत के लिए वाकई एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। मैं भी वही सोच रही थी। जो पीस प्रोसेस भारत या कोई और स्टेबल और ग्रोइंग इकोनॉमी संभाल सकती थी, उसमें अचानक से पाकिस्तान मेन रोल में आ गया है। राइट। लेकिन जो करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटी है ना, वो फिलहाल यही है। और सोर्स का एनालिसिस बहुत ही क्लियरली ये सजेस्ट करता है कि भारत को इस वक्त बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है। पेशेंस। लेकिन क्या भारत को इस नए डेवलपमेंट का खुले तौर पर विरोध नहीं करना चाहिए? मतलब ऑब्जेक्शन तो उठाना चाहिए ना। अभी विरोध करना ना डिप्लोमेटिकली काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, मतलब उल्टा पड़ सकता है। हाँ, अब आप खुद सोचिए, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपरिहार्य मध्यस्थ मानकर इतनी अहमियत दे रहा हो, तब अगर भारत उनकी क्रिटिसिज्म करता है तो इससे भारत और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस में बिना बात की खटास पैदा हो सकती है। पॉइंट है, मतलब अमेरिका बुरा मान सकता है। बिल्कुल। इसलिए ये टाइम भारत के लिए अग्रेसिव होने का नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक पेशेंस का टेस्ट है। मतलब बैकग्राउंड में रहकर अपनी पोजीशन मजबूत करने का टाइम है। एग्जैक्टली। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी गहराई से समझा है, उन सभी बिखरे हुए पीसेस को एक साथ जोड़कर एक बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। श्योर। तो अगर हम इस पूरे इवेंट को एक लाइन में पिरोए ना, तो कहानी स्टार्ट होती है ट्रंप के ह्यूब्रिस या उसी अति आत्मविश्वास से जो हमने शुरू में बात की थी। हाँ, इस अहंकार ने वेस्ट एशिया में
जीत का एक ऐसा झूठा इल्यूजन क्रिएट किया जो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर था। और ग्राउंड पर इजराइल अपने मेन टारगेट्स को अचीव करने में फेल रहा। राइट। ईरान और उसकी प्रॉक्सी मिलिशिया ने असिमेट्रिक वॉरफेयर का वो शॉकिंग एग्जाम्पल दिया जहां सिर्फ सस्ते ड्रोन और गुरिल्ला टैक्टिक्स ने दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को बेबस कर दिया। बिल्कुल। और फिर इसके बाद लड़ाई जमीन से शिफ्ट होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ट्रेड रूट्स पर आ गई। वो 1507 वाले पुर्तगाली एडमिरल की तरह। हाँ, जहां आज भी उसी चोक पॉइंट की इकोनॉमिक पॉलिटिक्स खेली जा रही है। और फाइनली इस पूरे ग्लोबल टेंशन के बीच पाकिस्तान एक सरप्राइजिंग पीसमेकर बनकर उभरा है, जिसने भारत को फिलहाल वेट एंड वॉच की पोजीशन में डाल दिया है। एग्जैक्टली। तो इस पूरे एनालिसिस को अगर हम एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से देखें ना, जी, तो ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? यदि आज के टाइम में छोटे मिलिशिया ग्रुप्स अपनी कम बजट वाली स्ट्रैटेजी से सुपर पावर्स को रोक सकते हैं और अपनी खुद की इकोनॉमी से जूझ रहे देश सही टाइमिंग पर मीडिएटर बनकर वर्ल्ड ऑर्डर की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, तो क्या हम ट्रेडिशनल सुपर पावर्स के युग के अंत की शुरुआत देख रहे हैं? ओह, ये तो बहुत डीप है। क्या फ्यूचर की जो पावर है वो अब इस बात से तय नहीं होगी कि आपके पास कितनी बंदूकें या मिसाइलें हैं, बल्कि इस बात से तय होगी कि आप ग्लोबल सप्लाई चेन के चोक पॉइंट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं और क्राइसिस के टाइम डिप्लोमेटिक ब्रोकर बनने की आर्ट में कितने एक्सपर्ट है। ये वास्तव में एक ऐसा थॉट है जो दुनिया की पूरी एस्टैब्लिश्ड व्यवस्था और पावर के जो पुराने पैरामीटर्स है ना, उन पे फिर से सोचने को मजबूर कर देता है। बिल्कुल। शुरुआत में हमने जो सवाल उठाया था कि कैसे मॉडर्न वॉरफेयर में छोटी सेनाएं बड़ी महाशक्तियों को बेबस कर रही हैं, उसका जवाब अब काफी हद तक हमें मिल चुका है। ये सिर्फ वेपन्स की कमी या ज्यादा होने की बात नहीं है, बल्कि वॉर और डिप्लोमेसी के पूरी तरह से बदल चुके रूल्स की बात है। सही कहा आपने। डू एक्सप्लोर आइजन ऑन YouTube फॉर मोर ऐसे ही पावरफुल एंड स्मार्ट कंटेंट। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।